नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 50 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 51वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो है आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से आपके हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये एनसीईआरटी 2005 है क्या। उसके बाद जो पॉइंट्स आते जाएंगे उनके बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताते चले जाएंगे। बात करें दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीईआरटी 2005 के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया यह एक ऐसा दस्तावेज है जो बालक के शैक्षिक जीवन में प्रभाव डालता है कि बालक को क्या और किस प्रकार से सिखाया जाए, यानी कि बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए, किस प्रकार सिखाया जाए, यही सारी चीजें बिल्कुल आपको एनसीईआरटी 2005 में देखने को मिल जाती हैं। इसकी जो अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर एसपाल साहब ने किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट्स भी आपको याद करके रखना है कि प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में ही ये दस्तावेज बिल्कुल तैयार किया गया था, जो कि किस लिए बना है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि ये बालक के शैक्षिक जीवन में प्रभाव कैसे डालता है। ये सारी चीजें देख करके बिल्कुल ये एनसीईआरटी 2005 को बिल्कुल तैयार किया गया है। अर्थात दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम आसान भाषा में समझे तो बच्चों के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करने, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा से दूर कर बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाने तथा संस्थानों और स्कूलों का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को प्रकाशित की गई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एनसीईआरटी 2005 के माध्यम से कहीं ना कहीं हम बच्चे के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और उसके पाठ्य पुस्तक को जो कि शिक्षा से दूर करके बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाने के लिए बिल्कुल इसका प्रयोग किया गया था और संस्थानों तथा स्कूलों को मार्गदर्शन के लिए इस दस्तावेज को बिल्कुल तैयार किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट आपके पेडालॉजी के सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये पॉइंट्स आपके याद नहीं रहेंगे तो आपके बिल्कुल उत्तर भी गलत हो जाएंगे। चीजें आपको बहुत ही माइंड से नहीं लेनी है, बस आपको चीजों को सुनते जाना है। चीजें आपकी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी और आपके सीट एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो एनसीईआरटी 2005 बनाया गया था, इसका कुछ उद्देश्य रहा होगा। अगर हम उसके उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसके उद्देश्य को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिया, यानी कि यहां से आपके एक क्वेश्चन तो आपके सीटेड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों इसके पहले नंबर के उद्देश्य को, तो दोस्तों देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम को कम करके बिना भार के अधिगम की अवधारणा विकसित की जाए। ये सारी चीजें इसकी उद्देश्य में थी कि कहीं न कहीं जो है बच्चे के पाठ्यक्रम को जो है वो कम करके बिना भार के अधिगम यानी कि बिना भार के लर्निंग बच्चों को सिखाया जाए। तो ये सारी चीजें इसकी उद्देश्य थी। ये आप बिल्कुल पॉइंट जो है वो याद करके रख सकते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों देख सकते हैं कि सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। यानी कि कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ जो अध्यापक होते हैं वो जाति या फिर लिंग भेद के आधार पर बिल्कुल बच्चों को कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित रखते हैं। तो जो एनसीईआरटी 2005 था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो शिक्षक ऐसा भेदभाव बच्चों के साथ करते हैं अब वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपके लिए सभी बच्चे बिल्कुल समान होते हैं। आपको समावेशी शिक्षा बिल्कुल अपनाना चाहिए और सबका साथ सबका विकास लेकर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। यानी कि जो आपके राष्ट्रीय मूल्य उनके प्रति कहीं न कहीं बच्चे को तैयार किया जाए, ताकि उनको अपने देश के प्रति बिल्कुल प्रेम हो सके और वो राष्ट्रीय मूल्यों को बिल्कुल समझ सके। जबकि दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि समाज में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर सर्वांगीण विकास किया जा सके। यानी कि एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को बिल्कुल यहाँ पर अपनाया जाए और कहीं न कहीं सर्वांगीण विकास बच्चे का हो सके और अपने देश का हो सके, अपने राष्ट्रीय मूल्यों का हो सके। ये सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट्स को रख करके यहाँ पर ये दस्तावेज को बिल्कुल तैयार किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। तो ये सारे उद्देश्य जो है आपको बिल्कुल याद करके रखने, क्योंकि यहीं से आपके सीटेड पेडालॉजी के सेक्शन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपके पॉइंट जो हैं वो आपके पेडालॉजी के सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि बालक के ज्ञान को स्कूल के बाहरी या फिर वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। यानी कि पहले बच्चे को जो है शिक्षा जो है एक कमरे में दी जाती थी, तो कहीं ना कहीं अब बच्चे को एनसीईआरटी 2005 के माध्यम से बिल्कुल बाहर निकाला गया और उनको चीज़ों को बिल्कुल दिखा करके, यानी कि उनको बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाया जाने लगा, जिससे बच्चा जो
है आसानी तरीके से सीख सके। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो जैसे मान लीजिए अगर आप एक बच्चे को कक्षा में बैठा करके एक पेड़ के बारे में बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा कम समझ पाएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप जो है बच्चों को लेकर के फील्ड में जाते हैं और बच्चे को पेड़ को दिखा करके और पेड़ के बारे में बताते हैं, यानी कि उसका मूर्त चिंतन करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएगा। नंबर 2 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि पढ़ाई के रटने के तरीके के बजाय सीखने के विभिन्न तरीकों को अपना जाए। यानी कि पहले के बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को रटने पर जोर देते थे। अब इस दस्तावेज के माध्यम से उन सब चीज़ों को बिल्कुल खत्म किया गया, यानी कि रटने पर जोर नहीं दिया जाता। अब चीज़ों को बिल्कुल बच्चे को कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर जोर दिया जाता है कि बच्चा करके चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सके, ताकि उसका जो अस्थायी ज्ञान है वो बिल्कुल बना रहे, यानी कि जो उसका अधिगम है, उसका जो लर्निंग है वो अस्थायी रूप से लंबे समय तक बिल्कुल बना रहे। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 3 पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित हो। यानी कि जो पाठ्यचर्या है वो पहले के जमाने में जो है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हुआ करती थी, यानी कि जो अध्यापक है वो पाठ्य पुस्तक से चीजों को बता देते थे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। ये दस्तावेज आने के बाद बिल्कुल अब कहीं न कहीं शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो गई, यानी कि बालक के जो रुचि के अनुसार चीजों को सिखाया जाएगा, उनको जो है करके सीखने पर जोर दिया जाएगा ताकि बच्चा अच्छे तरीके से चीजों को सीख सके। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को उसकी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिया जाए। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गतिविधियों का मतलब बार बार आपको एनसीईएफ यही कह रहा है कि आप बच्चे को बिल्कुल करके सीखने पर जोर दें। यानी कि विद्यालय में दी जाने वाली जो उसकी तमाम तरीके की शिक्षा है वो कहीं न कहीं उसकी गतिविधियों के माध्यम से जोड़ी जाए ताकि बच्चा गतिविधि करके चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख सके। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि बालक को सिखाते समय डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो आपके टीचर होते थे वो बच्चों को कहीं न कहीं चीज़ें न याद होने पर मारते थे, डांटते थे। अब ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चों को बिल्कुल आनंद और संतोषजनक चीज़ों को बिल्कुल बताना है और उन्हें कहीं न कहीं कोरिलेट करना है, चीज़ों को बिल्कुल जोड़ करके बताना है ताकि बच्चा चीज़ों को जोड़ करके अच्छे से समझ सके, जिससे उसका अधिगम जो है वो अस्थायी रूप से बना रहे। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। यानी कि पहले के जो टीचर हुआ करते थे बच्चे को सजा देते थे कि बच्चे जो है उसको सजा की वजह से बिल्कुल चीज़ों को रटते थे और जल्दी से चीज़ों को भूल जाते थे। और कभी कभी आप देखते होंगे कि पुरस्कार भी दिया जाता था। लेकिन अब इन सब चीज़ों पर बिल्कुल रोक लगाया गया कि आप बच्चे को सजा नहीं दे सकते, या फिर आप पुरस्कार दे रहे हैं तो आप इसको सीमित करिए, ज़्यादा पुरस्कार का लालच न दीजिए, क्योंकि बच्चा पुरस्कार जब तक पाएगा तब तक चीज़ों को सीखेगा, उसके बाद चीज़ों को बिल्कुल भूल जाएगा। कहीं न कहीं उस पुरस्कार पाने के लिए चीज़ों को रट के जाएगा। और आपको ये चीज़ें बिल्कुल खत्म करनी है कि बच्चा रटे नहीं, चीज़ों को करके सीखे, यानी कि अपने जो है गतिविधियों के माध्यम से सीखे, जिससे कि उसका अधिगम जो है वो अस्थायी रूप से बना रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नोट के माध्यम से भी ये पॉइंट्स बिल्कुल लिख लिया। ये आपका बार बार आपके सीटीटी एग्जाम में बन जाता है कि एनसीईएफ 2005 जो है वो करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, नोट डाउन करके रख लेनी है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, मैं बार बार वीडियो में नहीं कहता हूं कि आप सभी कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। मैं यहाँ पर कैसे आपको बिल्कुल समझा पा रहा हूँ चीज़ों को, इसे भी आप जरूर बताएं ताकि उसी के अनुसार हम अपने अंदर बिल्कुल चीज़ों को सुधार कर सकें। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग अगले नंबर पर बात करें, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी हैं, अगर इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है, बालक को ऐसे अवसर प्रदान करें कि वह खुद सीखे, नए नए प्रयोग करे, उसे आजमाए, तो जोड़े तोड़े, गलतियां करे और खुद ही सुधार करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। यानी कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए सीटेट एग्जाम पास कर लेते हैं और सुपर टेट पास हो जाते हैं और आप एक शिक्षक बन जाते हैं, अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो कहीं न कहीं आपको एनसीईएफ ये सुझाव देता है कि आप बच्चों को बिल्कुल ऐसे अवसर प्रदान करें कि बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने पर ज़्यादा जोर दे, गलतियाँ करे, तोड़े चीज़ों को। फिर भी आपको नहीं डांटना है, क्योंकि जब तक बच्चा तोड़ेगा नहीं तब तक बच्चा जोड़ेगा नहीं, और जब बच्चा तोड़ेगा जोड़ेगा तो चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद रख करके रखने हैं कि आपको बच्चे को किसी भी प्रकार से ना तो सजा देनी है और ना ही उसे कोई दंड देना है, और आपको बिल्कुल आनंदमय तरीके से चीज़ों को बताना है, समझाना है, ताकि बच्चा जो है बहुत ही आसानी तरीके से चीज़ों को सीख सके। नंबर 2 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि बालक को उसके स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह पर को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भाषा एवं संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। यानी कि बच्चा मान लीजिए अगर अपनी मातृभाषा में अपने वातावरण के आसपास की जो भाषा है उनके बारे में अगर सीखना चाहता है तो उनके बारे में आपको बिल्कुल सिखाना है। उनको ये नहीं कहना है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो, आप संस्कृत में ही पढ़ो। वो बच्चा जैसे ही सीखना चाहता है, जैसे ही पढ़ना चाहता है, आप उसके भाषा एवं संस्कृति का सम्मान करें, उसको उसी भाषा में सिखाएं जिसमें बच्चा बिल्कुल सीखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं एनसीईएफ भी इस पर जोर देता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल याद करके रख लेने हैं।
नंबर 3 पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में बालक की भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना जाए। यानी कि उसकी जो पाठ्यचर्या है उसमें कहीं न कहीं बच्चे की भाषा और गणित को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर खासतौर से ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद करके रखनी है। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाए। शिक्षण सूत्र जैसे कि मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि बच्चा अभी चूंकि प्राथमिक स्तर में है तो कहीं न कहीं वो अमूर्त चीज़ों पर अध्ययन नहीं कर पाएगा, तो उसे पहले आप चीज़ों को दिखाइए, उसके बाद उसको अमूर्त चीज़ों पर ले जाइए। जैसे मान लीजिए आप पेड़ के बारे में बच्चे को बता रहे हैं तो कहीं न कहीं पहले पेड़ को दिखाइए, उसको समझाइए कि ये पेड़ होता है, ऐसा होता है। उसके बाद वो मूर्त चीज़ों पर चिंतन अगर करना प्रारंभ कर देगा तो कहीं न कहीं वो अमूर्त चीज़ों पर भी चिंतन करना शुरू कर देगा। तो कहीं न कहीं आपको मूर्त से अमूर्त की और ज्ञात से अज्ञात की ओर चीजों पर बिल्कुल जोर देना है। यही आपको शिक्षण विधि अपनानी है बच्चों को चीजों को सिखाने के लिए। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि सहशैक्षिक गतिविधियों में बालकों के अभिभावक को जोड़ा जाए। यानी कि सहशैक्षिक गतिविधियां ऐसी होती हैं कि अगर मान लीजिए आप बच्चे के बारे में कुछ अभिभावक से कहना चाहते हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके आधार पर भी बच्चों को सिखा सकते हैं। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आप उनको बच्चे को अपने प्रेरित करें ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। अगले नंबर पर दोस्तों देख सकते हैं कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। यानी कि उनके ऊपर दबाव न बनाया जाए कि आप यही पुस्तक पढ़ो। बच्चे का जो भी मन कर रहा है वो बिल्कुल पुस्तक वो चुन सकता है, वो अपने अनुसार चीज़ों को पढ़ सकता है, लर्न कर सकता है। आपको कोई भी जबरदस्ती बच्चे के साथ नहीं करनी। बच्चा जो चाह रहा है उसे करने दीजिए। कहीं ना कहीं वो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाएगा। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि मानसिक स्तर की योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। यानी कि बच्चा मान लीजिए 1 में है और आप उठे उसे 8 की पुस्तक देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो जिस हिसाब से बच्चा है, जिस हिसाब से उसका मानसिक स्तर है, उसी के अनुरूप उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए और उसी के अनुसार उसे चीज़ों को बताया जाए, समझाया जाए, तभी बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकेगा। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि बालकों के चहुमुखी यानी कि सभी दिशा में विकास पर आधारित पाठचर्या हो। यानी कि जो उसकी पाठचर्या हो उसकी रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का जो है सभी दिशा में बिल्कुल विकास हो सके। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एनसीईएफ 2005 के दस्तावेज के अनुसार ही याद करके रखनी, क्योंकि एनसीईएफ 2005 आपका इसी बात पर जोर देता है कि बच्चे के चहुमुखी विकास में आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि आपको किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है। अगर मान लीजिए बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है फिर भी आपको वैसे ही पढ़ाना है जैसे आप सामान्य बच्चे को बिल्कुल पढ़ाते हैं। तो आपको कोई भी भेदभाव नहीं रखना है। यानी कि समावेशी शिक्षा, सबका साथ सबका विकास लेकर के आपको साथ में चलना है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन यानी कि दिल बहलाव के स्थान पर सौंदर्य बोध, सुंदरता की जानकारी को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। यानी कि मनोरंजन के स्थान पर आप सौंदर्य बोध की जानकारी को बिल्कुल प्रोवाइड करा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। यानी कि जो महिलाओं को आप बराबर पीछे करते जा रहे हैं उनके कहीं ना कहीं अब आपको बिल्कुल सपोर्ट करना है कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अग्रसर हो सके, चीज़ों को सीख सके और अपना समाज में एक अस्तित्व बना सकें। इन सब चीज़ों पर भी आपको बिल्कुल जोर देना है। अब दोस्तों वहीं पर कभी कभी आपका जो एक क्वेश्चन है वो बन जाता है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि इस स्तंभ से लेकर के, तो इसके बारे में भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि जो उसके स्तंभ है वो कितने हैं। तो आपको बिल्कुल याद करके रखना है कि एनसीईएफ के कुल 4 आयाम होते हैं, यानी कि इसके कुल 4 स्तंभ होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी कि NCF-SC होता है। तो आपको 4 आयाम में एक नाम ये याद करके रखना है। जबकि दूसरे नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि CECCE। तो आपको दूसरे नंबर पर ये पॉइंट याद करके रखना है। यानी कि पहले नंबर पर आपका हो गया NCF-SC, दूसरे नंबर पर आपका हो गया ECCE और तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है शिक्षकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCF-TE। जबकि अगले नंबर पर बात करें प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी कि द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, यानी कि NCF-AE। तो ये चारों पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ 4 आयाम से भी आपके क्वेश्चन आपके CTET एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग फाइनल रूप से बात करें NCF की कुछ 5 महत्वपूर्ण विधियों के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि NCF की जो 5 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं वो आपकी कहीं ना कहीं आ जाती हैं करके सीखने पर। यानी कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है करके सीखना, नंबर 2 पर आपका आ जाता है परीक्षण विधि, नंबर 3
3 पर आपका आ जाता है निरीक्षण विधि, नंबर 4 पर आपका आ जाता है सामूहिक विधि और नंबर 5 पर आपका आ जाता है मिश्रित विधि। अब ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से समझे तो दोस्तों देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात जो कार्य स्वयं करके सीखा जाए उसका अधिगम जो है अस्थायी और लंबे समय तक रहता है। इसीलिए आपको इस बात पर एनसीईएफ जोर देता है कि आप बच्चों को कहीं न कहीं लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से यानी कि करके चीज़ों को सिखाने का प्रयास करें। अगले नंबर पर आपका जाता है परीक्षण विधि, यानी कि अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें विविध प्रयोगों एवं खोजों के माध्यम से किसी नियम या फिर सिद्धांत की सत्यता का मापन किया जाता है, उसे हम परीक्षण विधि कहते हैं। कि ये भी कहीं न कहीं आपके प्रयोग पर आधारित होता है, इसलिए बच्चा इसमें कहीं न कहीं चीज़ों को ज़्यादा सीख पाता है और अस्थायी ज्ञान को भी प्राप्त कर पाता है। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें आपका निरीक्षण विधि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि निरीक्षण विधि जो है किसी घटना का निरीक्षण करके अपने चिंतन के अनुसार उसमें विविध परिवर्तन करके प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल निरीक्षण विधि में आ जाती हैं। यानी कि मान लीजिए आप बच्चे को वाराणसी ले जा रहे हैं घुमाने, प्रयागराज ले जा रहे हैं घुमाने और कहीं ना कहीं बच्चे को वहाँ पर चीज़ें जो दिखा रहे हैं उसको कह रहे हैं कि आप अपने भाषा में बिल्कुल ही लिखिए कि आपने प्रयागराज के बारे में क्या क्या देखा, क्या क्या समझा। तो कहीं ना कहीं बच्चा निरीक्षण करके चीज़ों को लिखेगा, चीज़ों को पढ़ेगा, चीज़ों को समझेगा, तो उसका जो अस्थायी है वो जो ज्ञान है बिल्कुल अस्थायी तरीके से हो पाएगा, वो जल्दी चीज़ों को नहीं भूलेगा। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें, अगले नंबर पर आपका जाता है सामूहिक विधि, यानी कि बच्चा समूह में रह करके एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से चीज़ों को अगर सीखता है तो कहीं न कहीं ये ज्ञान भी उसका स्थायी होता है। आप सामूहिक विधि भी अपना करके बच्चों को चीज़ों को सिखा सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें दोस्तों मिश्रित विधि के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक विधियों का एक साथ प्रयोग करके अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये आपकी मिश्रित विधि आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने, क्योंकि यहीं से आपके सीटेट एग्जाम में खासतौर से आपके पेडालॉजी के सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों एनसीईएफ 2005 के दस्तावेज के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लिए हैं, उनके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है एनसीईएफ 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो बालक के शैक्षिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप शिक्षक को ज्ञान का कोई स्रोत नहीं मान सकते हैं, आप एक शिक्षक को बल्कि ये मान सकते हैं कि वह एक ऐसा सुगम करता है जो बालक के जीवन में शैक्षिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निदान करता है। नंबर 2 पर दोस्तों देख सकते हैं कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को हमेशा वो सुविधा प्रदान करे, उसे डांटे फटकारे नहीं, उसको दंड सजा न दे, वो कहीं न कहीं सुविधादाता के रूप में हो। बच्चा जो भी चीज़ें सीखना चाहता है वो बिल्कुल उसे आसानी तरीके से, आसानी भाषा में और उसे मातृभाषा में चीज़ों को बिल्कुल सिखाए, ताकि बच्चा ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल आसानी तरीके से सीख सके। अगले नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है एनसीईएफ 2005 के अनुसार देख सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है, अतः उनको उनकी प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा दी जाए। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बताया कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ प्रखर बुद्धि के होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, तो आपको उनके अनुसार चीज़ों को सिखाना है। यानी कि अब आप जो चीज़ें बिल्कुल जो मेथड आप प्रखर बुद्धि वाले बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अगर आप जड़ बुद्धि मंद बुद्धि वाले बच्चे के साथ अप्लाई कर देंगे तो बच्चा कहीं न कहीं नहीं सीख पाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसा व्यवहार करना है कि जो प्रखर बुद्धि वाले बच्चे हैं उनके साथ बिल्कुल आप अलग व्यवहार करें, उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं और यहाँ पर भी अच्छी चीज़ें सिखाएं, लेकिन उनके अनुसार सिखाएं ताकि बच्चा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख सके, सुगम तरीके से चीज़ों को सीख सके। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य जो है वो बहुभाषावाद हो गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। नंबर 5 और सबसे लास्ट लाइन की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि एनसीईएफ 2005 रचनावाद यानी कि अनुभवों के आधार पर ज्ञान निर्माण की योग्यता पर आधारित होता है। ये चीज़ें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एनसीईएफ 2005 के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तारित तरीके से बताने की कोशिश की और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब जो दोस्तों अपनी कल की क्लास होने वाली है वो कुछ टैग वर्ड को लेकर के होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टैग वर्ड हमने लिख लिए हैं। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ये टैग वर्ड मिल जाते हैं तो आपको डायरेक्ट उत्तर सही कर देना है, और आपको कुछ निगेटिव टैग वर्ड यानी कि कुछ पॉजिटिव वर्ड मैं आपको बताऊंगा और कुछ आपको निगेटिव वर्ड्स बताऊंगा। तो आपको बस ये वर्ड्स खोजने हैं अपने उत्तर में, अगर ये मिल जाते हैं तो आपको उसी के अनुसार सही गलत बिल्कुल उत्तर को कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लिया है। तो कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की जो क्लास होगी वो टैग वर्ड्स को लेकर के होगी। तो आपसे उम्मीद करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कल की जो अपनी क्लास आएगी वो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसी के अनुरूप आप अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी को कर पाएंगे। अगर
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासों को मिस कर देंगे, क्योंकि आपको ऐसी ही क्लासेज, जैसे आपको एनसीएफ आज 2005 के बारे में क्लासेज देखने को मिली है, वैसे आपको अगली भी और भी क्लासेज देखने को मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास मिलने वाली है इस चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को मिस कर देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।